एक है डिफरेंट अप्रोचेस टू लर्निंग। आप सबको पता है कि लर्निंग के कितने अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। खासकर बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कौन से तरीके हैं जो बच्चों को शिक्षा भी दे और खेल खेल में वो सीख भी जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेथड है वो है प्ले वे मेथड। आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है खेल विधि है क्या। ठीक है, यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में खेल के महत्व को स्वीकार करने तथा शिक्षा को खेल केंद्रित प्ले सेंटर्ड बनाने पर जोर देने का प्रयास जो है वो फ्रॉयबल ने किया था, परंतु खेल विधि के जो प्रतिपादन का श्रेय है वो कार्डवुक कुक को दिया जाता है। ठीक है, उन्होंने अपने इस कक्षा कार्य में छात्रों की रुचि जो इंटरेस्ट होता है वो जागृत करने के लिए खेल की भूमिका व महत्व को, यानी कि खेल के रोल्स भी लिखे कि वो खेल जो है वो क्या करता है और उसके सिग्निफिकेंस पर भी उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है। ठीक है, जिसे प्लेवे में क्लियर किया गया है। जो कार्डवेक कुक हैं उनके अकॉर्डिंग एक शिक्षक भाषा साहित्य जैसे विषयों के प्रति छात्रों में उत्सुकता जागृत करने के लिए खेल विधि का भी प्रयोग कर सकता है। ठीक है, जैसे हमारा होता है, हम गाने की लिरिक्स कितनी जल्दी याद कर लेते हैं, ऐसे ही अगर हम किसी भी सब्जेक्ट का जो आंसर है वो हम याद करें गाने के लिरिक्स में तो वो जल्दी हो जाएगा, है ना। खेल की अन्य क्रियात्मक विधियां जैसे मॉन्टेसरी हो गया, किंडरगार्टन, डाल्टन योजना आदि भी खेल विधि का ही रूप है। ठीक है, यानी कि इनका जो मोटिव है वो है खेल खेल में बच्चों को सिखाना। ठीक है, खेल विधि द्वारा बच्चों के स्वाभाविक रुचियों का पोषण किया जाता है। जो भी बच्चों में पहले से ही रुचियां होती हैं उनका उनमें पोषण होता है। ठीक है, खेल विधि का महत्व क्या है। अब भोजन और नींद जैसे इम्पोर्टेंट है वैसे ही हमारे लिए खेल या बच्चों के लिए खेल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यदि बच्चे ना खेलें तो उनका जीवन बोरिंग हो जाएगा और साथ ही उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्यों है वो आइए हम इन पॉइंट्स के माध्यम से जानें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है साइकोलॉजिकल मेथड। ठीक है, साइकोलॉजिकल मेथड क्या है। खेल में बच्चे स्वभावतः रुचि रखते हैं। ठीक है, खेल किसको पसंद नहीं होता है। ठीक है, बड़ों को भी पसंद है और बच्चों को तो वैसे ही पसंद होता है। अतः इस विधि द्वारा पढ़ने से बच्चे पढ़ाई को बोझ नहीं समझते। ठीक है, एंटरटेनमेंट में बच्चे अपना जो है शिक्षा भी ले लेते हैं और खेल भी लेते हैं। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक जो है ये विधि है। सेकंड है सर्वांगीण विकास होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले खेल के द्वारा बच्चे का सर्वांगीण शारीरिक विकास, ठीक है, जिसमें अंगों के व्यायाम होते हैं, मांसपेशियों की एक्टिवनेस होती है। ठीक है, और ब्लड फ्लो, ठीक है, जो हो बना रहता है। ठीक है, अब शारीरिक विकास कैसे, बच्चा कूदेगा, ठीक है, भागेगा तो इससे शारीरिक विकास होगा, हाइट भी बढ़ेगी, है ना, और मसल्स जो हैं डेवलप होगी। ठीक है, जितनी अच्छी एक्टिवनेस होगी वैसी मसल्स अपना अच्छा काम करेगी आगे चलकर भी। सेकंड है खेलों से तर्क एवं चिंतन शक्ति विकसित होने पर मानसिक विकास भी होता है। ठीक है, खेलों में आर्ग्यू भी हो जाती है कभी कभी और कुछ लॉजिक्स भी काम आते हैं। ठीक है, चक दे इंडिया आप देखना, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, खेल के माध्यम से बालक साधारण मूल्य सामाजिक विकास से रिलेटेड होते हैं, जिसमें सहयोग हो गया, सहयोग की भावना विकसित हो गई है। ठीक है, सहानुभूति, सिंपैथी हो गया। ठीक है, सहनशीलता हो गई, टॉलरेंस भी हो गया। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें वो सीखता है। ठीक है, सहानुभूति और सहयोग आप समझ गए होंगे। ठीक है, टीम वर्क में या किसी को लग गई तो हम सिंपैथी दिखाते हैं। अब सहनशीलता कैसे, अगर कोई टीम हार गई है तो घर पे एक अकेला बच्चा कैसे होता है कि अपने पेरेंट्स के सामने चिल्ला देता है, लेकिन वहाँ पर जो है वो चिल्ला नहीं सकता। ठीक है, वो सहनशीलता का एग्जाम्पल है। ऐसे ही आगे खेलों में बालकों को अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना पड़ता है। ठीक है, इससे खेलों में बालकों को नियमों का ईमानदारी से पालन करना पड़ता है और उसमें नैतिक मॉरल डेवलपमेंट भी होता है। होप आपको समझ आ रहा होगा। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। थर्ड पॉइंट है हमारा स्थायी रूप से ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। ठीक है, इस विधि में विषय के नियम
तथा क्रियाओं से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान भी, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ती है। आरंभ से लेकर अंत तक पढ़ाई में रुचि भी बनी रहती है, इंटरेस्ट भी बना रहता है, बोरिंग भी नहीं होता, और व्यवहारिक होने से यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ जो है हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं ना, क्योंकि प्रैक्टिकल से लाइफ से हमें एक्सपीरियंस मिलता है। तो इसलिए प्रैक्टिकल होने से ज्ञान की स्थायी रूप से प्राप्ति होती है। नॉलेज कैसे होती है, ठीक है, रटने वाली क्षमता नहीं, यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ की बात हो रही है, ठीक है। इस पॉइंट को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोर्थ है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना, ठीक है, हेल्दी कंपटीशन का भी होता है डेवलपमेंट। अधिकतर खेलों की प्रतियोगिता को स्थान दिया जाता है, ठीक है। इसमें बालकों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की भावना रहती है, सब में ही रहती है ना। तो जो बालक है उनमें ये भावना का विकास होता है, ठीक है, क्योंकि हम बड़े हैं तो हमारे को ज़्यादा होती है, लेकिन बच्चों में इन भावनाओं को विकास किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार इस विधि से बालकों में खिलाड़ीपन की भी भावना डेवलप होती है। फिफ्थ में क्या होता है, प्रयोगात्मकता पर आधारित, एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होती है, ठीक है। जब तक बच्चा खुद नहीं करता तब तक उसे आता नहीं है। जैसे अगर बिल्डिंग ब्लॉक में कोई बिल्डिंग बनाने के लिए हम देते हैं, तो उस ब्लॉक से हम कैसे बिल्डिंग बना सकते हैं, वो बच्चा अगर खुद बनाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने पहले ऐसे यूज़ किया था, तो इस बार भी मैं ऐसे करके बिल्डिंग बना सकता हूँ, है ना। तो वो है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब हमारा 6 पॉइंट है थकान ना होना। अगर खेल में कुछ समझ ही रहे हैं या खेल भी रहे हैं तो थकान वैसे ही नहीं होती, ठीक है। 7 पॉइंट है सहयोग की भावना का विकास। कोऑपरेशन कैसे, जैसे सामाजिक विकास में हमने पढ़ा कि सहयोग होता है और सहनशीलता है, वैसे ही, ठीक है। बच्चे जो हैं मिलजुल कर, जैसे टीम वर्क हो गया, तो टीम वर्क में यही सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको मिलजुल कर काम करना है, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है ना। तो टीम वर्क जो है सहयोग की भावना का विकास होता है इसमें। अब होता है सेल्फ डिसिप्लिन, 8 पॉइंट। जब बालक अपनी रुचि का कार्य करता है, ठीक है, तो उस पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं पड़ता, ठीक है, और ना ही नीड होती है। जब वह स्वयं निर्मित आदेशों का पालन करता है, उसने जो भी ये आदेश बनाए हैं अपने लिए, ठीक है, वो उन्हीं का पालन करता है, ठीक है, जिससे स्वशासन की आदत बन जाती है, यानी कि खुद पर शासन करने की आदत बन जाती है, और यही आदत आगे चलकर जीवन को बैलेंस भी करती है, ठीक है। 9th पॉइंट है जो वो है सजीव शिक्षा, लिवली नॉलेज। इस विधि में बच्चों को सजीव शिक्षा दी जाती है, ठीक है, जिसमें सभी ज्ञानेंद्रियों यानी कि सेंसरीज डेवलपमेंट, ठीक है, सेंसरी डेवलपमेंट होता है, और किसी की भी उपेक्षा नहीं होती। उपेक्षा मतलब किसी का मजाक बनाना, खिल्ली उड़ाना, ठीक है। 10th पॉइंट है हमारा खेल द्वारा चिकित्सा, प्ले थेरेपी भी हो जाती है के रूप में काम कर देती है, और जो प्ले थेरेपी है वो प्ले वे मेथड का ही रूप है, ठीक है, उसी के अंदर आता है, ठीक है। इसमें लिखा है शारीरिक मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ बालकों को खेलों द्वारा ठीक भी किया जाता है, तो ये थेरेपी के रूप में भी काम करता है। अब इसकी जो ये विधि है, हमने पढ़ लिया कुछ, ठीक है, महत्व पढ़ा, तो महत्व में हमारे पास कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी आए, है ना। तो आप अलग से उसका पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। अब हर एक चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, तो हम नुकसान पर नज़र डालते हैं। यद्यपि खेल विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि एवं सफल विधि है, पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। तो वो क्या है, सबसे पहले खेल में बच्चे इतने मग्न हो जाते हैं कि वे शिक्षा प्राप्ति के वास्तविक उद्देश्य को भूल ही जाते हैं, ठीक है, और लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो मतलब ऐसा भी खेल नहीं होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव है शिक्षा का वो ना हो और उसके बदले कुछ हो जाए, है ना। तो ये चीज़ गलत है, अक्सर भटक भी जाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा खेल की अधिक शैक्षणिक रूप देने पर खेल नीरस और बोझपूर्ण हो जाता है। अगर कोई ऐसा खेल आपके सामने आए कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक ही दम से आ जाएं, है ना, तो वो खेल ही नहीं लगेगा, वो तो पढ़ाई लगेगी, तो वो बोझ के रूप में बच्चे को लगेगी।
थर्ड जो पॉइंट है, खेल क्रियाओं में समय का अपव्यय होता है। ठीक है, अब कैसे अपव्यय होता है, वेस्ट मतलब कैसे होता है कि अगर इसमें आगे दे रखा है, पढ़ाई सुव्यवस्थित नया क्रमबद्ध ना होने से काफ़ी समय नष्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम एक एक्टिविटी लेते हैं और वो टाइम से पहले पूरी नहीं होती, टाइम से पहले पूरी हो जाती है तो हमारे टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर टाइम के अकॉर्डिंग भी नहीं हुई और उससे लेट हो जाए तो हमारे लिए थोड़ा सा आगे करिकुलम जो टाइम टेबल है उसे हमें और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, मैनेजमेंट अच्छी तरह से ना होने के कारण ये सब होता है। ठीक है, शर्मीले छात्र खेल में भाग नहीं लेते। ठीक है, अब कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो चुप रहते हैं। ठीक है, और इससे जो है उनका सहयोग नहीं आता और उनके डेवलपमेंट में कुछ असर हो जाता है। ठीक है, डिले होने लग जाता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, खेल में जीतने के लिए कई बार बच्चे अनुचित जो जिन साधनों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए वो साधन भी यूज़ करने लग जाते हैं। ठीक है, सिक्स्थ है, ये काफ़ी खर्चीला होता है। अब हर चीज़ के लिए, एक्टिविटी के लिए इक्विपमेंट लाने ही हैं तो वो ऑब्वियसली खर्चीला हो ही जाएगा, है ना। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। उपरोक्त दोष खेल विधि के सिद्धांतों के नहीं अपितु अनुभवहीन, लापरवाह, विधि का गलत प्रयोग करने वाले व पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने वाले अध्यापकों के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये सारे एक अध्यापक के कारण होते हैं। अगर अध्यापक को इन सब की नॉलेज अच्छे से होगी तो वो इन लिमिटेशंस को होने ही नहीं देंगी, है ना। डिपेंड करता है कि आपकी जो अध्यापक है वो कैसे मैनेज करती है ये सब। वास्तव में खेल विधि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, बहुत अच्छी विधि है जिनके बालकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास स्वाभाविक ढंग से संभव हो पाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल रूप से हो जाता है। इसलिए सभी राष्ट्र, सभी नेशंस इस विधि का प्रमुख स्थान दे रहे हैं। परंतु इस विधि का प्रयोग अच्छी प्रकार व सोच समझ कर किया जाए तो विधि छोटी कक्षाओं के लिए ही बहुत अच्छी रहेगी, बड़ी कक्षाओं के लिए नहीं रहेगी, है ना। लेकिन छोटी बच्चों के लिए बात कर रहे हैं तो छोटे बच्चों के लिए तो है ही ना, तो हम यहाँ पर ये पॉइंट या ये लाइन काट भी सकते हैं। ठीक है, अब आगे है हमारी, ये 2 बार प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो अब हमारे हैं आवश्यक उपकरण कौन कौन से होते हैं। तो आउटडोर खेल के लिए सबसे पहले 3 पहियों वाले जो भी हम आउटडोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, करते हैं, तो वो है 3 पहियों वाली साइकिल हो गई। ठीक है, झूला हो गया, स्लाइडिंग वस्तु हो गई, फिसलने वाली वस्तु हो गई, तो ये सब आप देख लेंगे। ठीक है, सेकंड है हमारा काल्पनिक खेलों के लिए। अब इमेजिनरी कुछ गेम्स भी होती है, जैसे ब्लॉक्स हो गए, किसी के भी हों, लकड़ी के हों, प्लास्टिक के हों, डॉल्स हो गई, डॉल हाउस हो गया, घरेलू पदार्थ हो गए। ठीक है, किचन सेट हो गया, डॉक्टर हो गया। तो ये सारी जो है काल्पनिक इमेजिनरी गेम्स होते हैं। ठीक है, बंदूकें, ये सब जो हमें प्लास्टिक का सामान दिलाया जाता है, खासकर चाइनीज़ माल, तो वो हम इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा निर्माण कार्य वाले खेल के लिए। तो अब कुछ ऐसे कंस्ट्रक्टिव प्ले भी होते हैं जिसमें बीट्स हो गए, है ना, गुथा हुआ आटा, लकड़ी के टुकड़े, गत्ते के डब्बे, तो ये सब आप देख लेंगे। आगे है हमारा वैज्ञानिक क्रिया के लिए कुछ साइंटिफिक प्ले भी आते हैं। आजकल किट चलती है, ठीक है, साइंस के सीखने के लिए, जिसमें आयरन का चूरन दिया होता है। ठीक है, कुछ शेल्स दिए होते हैं, कुछ फॉर्मूलेस दिए होते हैं, ऐसे थर्मामीटर वगैरह ये सब दिया जाता है ताकि वो बच्चा जो है साइंस थोड़ा सा सीखे। ठीक है, चीनी पत्थर, नील, मुलायम, ये सारा जो है दिया जाता है उसके अंदर, कुछ कुछ चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, फिफ्थ है हमारा भाषा विकास के लिए भी कुछ उपकरण होते हैं, जिसमें से कुछ पुस्तकें हो गई, बुक्स हो गई, चार्ट हो गए, कठपुतलियाँ हो गई, कुछ फ्लैश कार्ड्स हो गए, तो ये सारी होती हैं। और आर्ट व हस्तकला के लिए भी होते हैं, है ना, जैसे कलर्स हो गए, ब्रशेस हो गए, बहुत सारे प्रकार के कागज़ हो गए, तो ये सब हमारे आर्ट और हस्तकला के लिए यूज़